So, good afternoon, everyone. I welcome you to the session. And as you know, classes registrations are going on. So, whoever so interested in joining the course, because I have kept it at very nominal cost. रीजन बीइंग इसका बहुत ही प्राइस कॉस्टिंग मैंने ऐसे रखा है कि सब लोग, क्योंकि हमें मालूम है कि एस्ट्रोलॉजी हम सबको सीखनी चाहिए। ये साइंस हमारे से ही जुड़ी हुई है और हमारी लाइफ से एसोसिएटेड है। हम अपनी लाइफ को के बारे में जब इतना सोचते हैं कि कल क्या होगा, कैसे होगा। हेलो, am I audible? Write in the chat box. Write in the chat box that I am audible, or you can give us thumbs up. Am I audible? Yes. Okay. So I was just explaining. Please keep yourself muted, all the participants, so that everybody could listen. Okay, so I was just saying that registrations are just going on. This is for viewers, perspective. I'm letting you know that there is an astrology course that I have started and classes have just begun. एस्ट्रोलॉजी का कुंडली पढ़ने का ये जो कोर्स है ये अभी स्टार्ट हुआ है। इसके 3-4 अभी सेशंस ही गए हैं और वो सेशंस की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो जो भी लोग मैं ये बता रही थी कि इसको हम सबको ही, ये साइंस ऐसी है कि हम सबको सीखनी चाहिए। कारण ये है कि हमारी अपनी लाइफ से जुड़ी हुई है ये चीजें। हम रोज सोचते हैं कि क्या होगा, रोज हर पल की ये सोच है हमारी, कर्म करते हुए भी कि क्या ऐसे कैसे होगा, ये सीख सही हो जाएगा कि नहीं, ये बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे कि नहीं, घर में सुख शांति रहेगी, मेरे को कोई बीमारी तो नहीं होगी। हम इतने पहलुओं के बारे में, जीवन के बारे में सोचते हैं और अपनी कुंडली जाके दूसरे को दिखाते हैं। तो हमें ये खुद पढ़नी आनी चाहिए। और वैसे भी जो लोग भी, इसके दो तरह से इम्पोर्टेंस है। एक तो हमें अपनी लाइफ को खुद जानने का हक है और हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई इंजीनियरिंग तो करनी ही नहीं है, डॉक्टरी की तरह पढ़ाई की तो जरूरत है नहीं। आप 3 और 4 मंथ्स के कोर्स के अंदर सीख कर अपनी पूरी कुंडली बर्थ चार्ट आप अपना पढ़ना सीख सकते हो और अपने सारे लाइफ के जो स्टेजेस हैं, कि आपकी शादी के बारे में, आप अगर जो अनमैरिड लोग सोचते हैं, अपने करियर के बारे में, हम अपने हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो हमें खुद पढ़ना आना चाहिए ताकि हम सीख सके कौन सा पीरियड हमारे लिए कैसे रहने वाला है, और वो अगर गलत है तो, अगर ठीक नहीं रहने वाला, उसकी वजह क्या है, क्या कर्म हमको सुधारने हैं। सब कुछ आप कुंडली से जान सकते हो कि कहाँ गलती हुई है प्रीवियस लाइफ कर्म में, इस जीवन का हमारा कर्मा क्या है। तो ये सब पहलू हमें खुद जानने आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो इसलिए जो भी लोग अभी भी कोर्स ये ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये कोर्स जो है अभी स्टार्ट किया है, यानी मेरा फर्स्ट बैच है। इस कारण मैंने इसका प्राइस जो है बहुत नॉमिनल रखा है ताकि इससे सभी लोग फायदा उठा सके। ओके, 1000 रुपी पर मंथ आपको देना है और वीक में 2 क्लासेस में लेती हूँ। ठीक है, तो ये 3 और 4 मंथ्स का ही कोर्स है। तो जो भी लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इस वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भी दे सकते हैं, अदरवाइज मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे, दैट इज 9888326800, अब वहां मुझे कॉन्टेक्ट करके अपने आप को इस कोर्स के लिए एनरोल करा सकते हैं। प्रॉपर वीडियो प्रेजेंटेशन के से हम अब कोर्स कराते हैं। अभी आप इस सेशन को देख भी सकते हैं कि किस तरह का सेशन जाएगा। बहुत आसान और नॉर्मल वे में मैं इसको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो हम आज का सेशन आगे स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने, आई विल बी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। हमने जो अभी तक किया था, आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स दैट द स्क्रीन इज विजिबल, or you can show me your thumbs up that screen is visible. Okay,
सो आई विल बी गोइंग थ्रू फॉरवर्ड। मैं आपको अब आगे चलेंगे। हमने 12 घर सीख लिए थे, ठीक है। और मैंने पिछले सेशन में आपको प्लैनेट्स, साइंस और नक्षत्रास क्या होते हैं ये सब कुछ बताया था कि स्काई के अंदर किस तरह से ये प्लैनेट्स हैं और ये स्टार्स क्या दिखाते हैं हमें। तो यहाँ जब हम यहाँ कर रहे थे तो आप यहाँ देख रहे हो इस सोलर सिस्टम में कि यहाँ अर्थ है और ये मून है ना। इन दोनों, ये दोनों आपको नजर आ रहे हैं। तो ये मून क्या कर रहा है, ये मून अर्थ की तरफ भी, ये इसके दो रोटेशंस हैं। एक तो ये सन के चारों तरफ जो ऑर्बिट बनाता है अपना मूव करते हुए, और दूसरा ये अर्थ के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। तो जब ये देखिए यहाँ से ये टिल्टेड वे में जाता है। अर्थ अपना ऑर्बिट ये सन के चारों तरफ बना रही है और मून अर्थ और सन दोनों की तरफ यहाँ पर ये चक्कर लगाएगा, ठीक है। मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करती हूँ। प्रिपेयर वन स्लाइड ऑल्सो मे बी। तो देखिए, और जो मून है इसका 5 डिग्री का ऑर्बिट होता है। जैसे हमने अर्थ का ऑर्बिट बताया था 9 डिग्री, 18 डिग्री की उसकी बेल्ट होती है ज़ोडिएक की। इसकी जो ये रोटेशन है ये टिल्टेड मोशन में करता है और इसका 5 डिग्री का ये बेल्ट रहता है, ऑर्बिट रहता है। 5 डिग्री 9 मिनट्स कुछ इतने का। ओके, सो ये देखिए मून की तरफ भी चक्कर लगाता है और इसका क्या रोटेशन सन की तरफ भी है। ये अर्थ है, ये सन है और ये मून है। तो अब आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए, ये अर्थ की तरफ जा रहा है और ये, और एक इसका पाथ ये है क्योंकि ये सन की तरफ भी इसने लगाना है, तो एक इसका पाथ सन की तरफ भी बनेगा। तो जब ये रोटेशन करते हुए, इसका एक्लिप्टिव भी है अर्थ का और इसका टिल्टेड है, तो ये जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है अर्थ का कि मून यहाँ आ जाएगा, मतलब तो सन, मून का यहाँ आने के कारण एक पोजीशन ऐसी आती है जब अर्थ, सन और मून ये आपको एक ही डायरेक्शन में नजर आएंगे, घूमते हुए। यहाँ तो ये रोटेट नहीं कर रहा है, रोटेट करते हुए। तो वहां जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा असेंडिंग, उसको हम कहते हैं असेंडिंग नोड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर, और साउदर्न हेमिस्फेयर पर कहते हैं हम डिसेंडिंग नोड। तो ये जो नोड बनते हैं ये एक्चुअली में है राहु एंड केतु। दीज पॉइंट्स को हम कहते हैं ये राहु और केतु का पॉइंट है, मैथमेटिकल। जब मून चक्कर लगाते हुए उसकी रोटेशन सन, और क्योंकि अर्थ सन की तरफ घूम रही है, अब मून भी सन की तरफ घूम रहा है और वो अर्थ के साथ भी चक्कर अर्थ के चारों तरफ भी लगा रहा है, तो इन दोनों को अंदर ले लो और मून इनके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। तो जब एक पोजीशन ऐसी आती है कि अर्थ का ऑर्बिट और इसका ऑर्बिट, इनकी पोजीशन ऐसी हो जाती है कि ये, कि यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है। वो जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है दैट इज राहु एंड केतु। ओके, तो जस्ट मैं आने आपको ये समझाने के लिए था कि राहु एंड केतु है क्या। उसके बाद हम आगे, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में अभी तक हमने किया था कि ज़ोडिएक बेल्ट पे किस तरह मैंने आपको बताए थे कि 18 डिग्री पर अर्थ के ज़ोडिएक बेल्ट के ऊपर यहाँ पर जब इक्वल डिवीजन किया गया राशियों का 12 पार्ट्स के अंदर, ठीक है, तो इस तरह के डिविजन्स हुए। और ये सारी जो पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, ये तो इन्होंने ज्यादा थोड़ा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ, पर स्टार्स जो है ना वहां पर इस आकृतियों में पाए गए। अगर वहां पर जितने भी स्टार्स थे ना, उनसे इस तरह की पिक्चर्स देखिए बन रही है। ये व्हाइट व्हाइट बीच में आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये सारे स्टार्स हैं। और उनकी फॉर्मेशन को जब एस्ट्रोनॉट्स ने स्टडी करने के लिए कि स्टार्स को क्या फिगर बनती है, तो इस तरह की फिगर्स बनती है। और ये फिगर्स क्या है, हमारे 12 साइंस हैं जिनको हम कहते हैं एरीज। अब हमारा जो एरीज है उसकी जब पिक्चर बनाएगी तो ये रैम की फोटो बनती है उसमें, जिसको हम भेड़ कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ऐसे सेकंड साइन है हमारा टॉरस, तो उसमें देखिए इस तरह की जो ज़ोडिएक की पिक्चर्स होती हैं और उसको जब मिलाया जाता है तो इस तरह की पिक्चर्स आती हैं। उन्होंने इन्फ्लुएंसेस निकाले और उनकी ये पिक्चर्स मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि एरीज सबसे फर्स्ट साइन है हमारा कुंडली का, एरीज साइन है। तो एरीज की पिक्चर से ये रैम की पिक्चर बनी हुई नजर आती है। और टॉरस से जब स्टडी किया गया इनको पिक्चर्स फॉर्मेशन को स्टार्स को बना के, तो एक ये बुल की, टॉरस is रिप्रेजेंटेड बाय एक बुल की फोटो वहां नजर आती है। ऐसी थर्ड साइन अगर आपने लर्न किए होंगे, मैंने बोला था आपको नंबर वाइज आप लर्न कीजिए।
फर्स्ट एरीज होता है, सेकंड टॉरस होता है, थर्ड इज जेमिनाई। तो जेमिनाई पे जो सिंबल आता है वो ट्विंस का आता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये दो गर्ल्स को हम शो किया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये म्यूटेबल साइन है, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे, इसमें कोई मेल और फीमेल का नहीं है। तो दिस कैन बी 2 गर्ल्स, 1 मेल 1 फीमेल, इस तरह भी, पर ट्विंस को ये रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो स्टार की फॉर्मेशन बनती है वो ट्विंस की फॉर्मेशन बनती है। ऐसे ही थर्ड हो गया, फिर फोर्थ में क्रैब बनता है, दिस इज कैंसर। फिफ्थ लियो में साइन में एक लायन की फिगर बनी हुई नजर आती है। ऐसे सिक्स साइन आता है जब वर्गो, तो उसका साइन का स्टार फॉर्मेशन एक गर्ल की फिगर बनी आती है, जिसे हम कन्या राशि कहते हैं, कन्या राशि है। एरीज इज मेष, मेष भेड़। टॉरस इज वृषभ, जिसको हम बैल कहते हैं, ठीक है। और थर्ड जेमिनाई इज मिथुन, दैट इज मल्टीपल है, ये ट्विंस हैं। फोर्थ इज कैंसर, कर्कट राशि, कर्क राशि कहते हैं, जिसमें हम कर्क मीन्स क्रैब है। फिफ्थ लियो, सिंह राशि यानी लायन। और ये सब फॉर्मेशन बनी हुई है, ये अपने आप नहीं इनको नाम दिए गए, स्टार्स की फॉर्मेशन इस तरह से है वहां स्काई में। वर्गो कन्या, कन्या राशि है, कन्या बनी हुई मिलती है। सेवेंथ इज लिब्रा, लिब्रा में इस तरह बैलेंस बना हुआ नजर आता है। एट्थ स्कॉर्पियो, वृश्चिक जिसको हम राशि में कहते हैं, ये बिच्छू जिसे आप कह सकते हैं। उसके बाद स्कॉर्पियो के बाद क्या है, नाइन्थ सेजिटेरियस, जिसमें एक हॉर्स और ये इस तरह धनुष लिया हुआ पिक्चर इस तरह की आती है। कैप्रिकॉन इज मकर, ठीक है, उसमें ये मकर की पिक्चर ऐसे बनी हुई है कैप्रिकॉन की, ठीक है। फिर आता है टेंथ हो गया, 11th इज एक्वेरियस, एक्वेरियस में इस तरह की पिक्चर। तो ये दीज आर ऑल द सिंबल्स, इनके साथ साथ ये इस तरह से आप नीचे छोटे छोटे ये दे रहे। पाइसेस आ गया 12th, फिश, फिश नजर आ रही है, तो ये उसके सिंबल है, साथ में ये सिंबल्स हैं। ओके, तो कई बार राशियों के आप ये सिंबल्स भी ध्यान रख सकते हैं, वैसे तो नाम ज्यादा याद होने चाहिए, क्योंकि जब आप कुंडली करते हैं तो वहां सब कुछ क्रैमिंग नहीं, आजकल सॉफ्टवेयर हैं सब है, बट फिर भी इनके सिंबल्स भी अगर आप पढ़ लेंगे तो वो फॉर्मेशन कैसी है ध्यान थोड़ी हो तो आपको याद हो जाएगा कि ये सिंबल देखा है तो अच्छा जामिनी है। कहीं हॉरोस्कोप्स में सिंबल ही बने होते हैं, वेस्टर्न वाले लोग ज्यादातर सिंबल्स के साथ काम करते हैं। कैंसर का ये सिंबल है, लिब्रा का ये बैलेंस बना हुआ है स्कॉर्पियो का। तो ये मैंने एक आपको बताया कि ज़ोडिएक बेल्ट में जब 12 डिविजन्स किए गए तो वहां स्टार्स की फॉर्मेशन ज़ोडिएक बेल्ट पे इस तरह नजर आती है, जिससे हमने ये सारे सिंबल्स निकाले हैं कुंडली में, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हो कि ये अर्थ है, ओके, स्काई में, और इसके 4 डिविजन्स अगर हम पहले 4 इसे भागों में बांटेंगे, तो एक तो ये 180 डिग्री हाफ हाफ हो गए, हाफ ऊपर आ गए, 6 भाग ऊपर 6 भाग नीचे, मतलब हाफ हाफ हाफ, सोचो 180 डिग्री हो गया। फिर इसके और इक्वल पार्ट 4 में किया हमने, तो 180 को आप 4 से डिवीजन कर लिया, पर हमें इसके चाहिए बिल्कुल बारीकी से जितने मैक्सिमम हो सके, है ना, सेकंड में। तो वो जो डिवीजन किया गया 12 इक्वल पार्ट्स में, इसका डिवीजन किया गया, तो कितनी डिग्री निकल के आएगी, अगर आप 12 को 360 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री का डिवीजन बनेगा। 12 3 जा 360, ठीक है। तो ये हमारी अर्थ है, और इसका 30 डिग्री के ये 12 साइंस हैं। तो हर हाउस, हर साइन का एरिया कितना होता है, अगर आप आगे आगे आप पढ़ोगे कुंडली में पता चलेगा कि जो एरीज की एक डिग्री दे रखी है, सन की डिग्री दे रखी है कि 8 डिग्री का है ना, फर्स्ट हाउस में बैठा है। तो 8 डिग्री आपको पता होना चाहिए कि ये 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं और 30 डिग्री तक होते हैं, बाद में हम डिविजन्स करेंगे। ये डिग्री बताती है कि किसी भी प्लैनेट की पावर कितनी है, वो बालावस्था में है, युवावस्था में है। इनके इस तरह से 4 तरह के, जैसे हमारे बाल अवस्था, युवा अवस्था, देन प्रौढ़ अवस्था और बुढ़ापा है। इसी तरह आगे इन डिग्रीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके समझा जाता है कि ये कितना पावरफुल है। तो वो डिग्री कहाँ से, 0 से लेकर 30 डिग्री, और कई बार इंफॉर्मेशन जो दी होती है वो इस फॉर्म में दी होती है कि 150 डिग्री के ऊपर कोई प्लैनेट बैठा है, तो अपने आप आपको समझना है कि 30 डिग्री का अगर है हर कुंडली का डिवीजन, मैं आपको समझाती हूँ, मैंने लिखे भी थे, ये देखिए। तो सबसे पहला जो कुंडली है हमारी एरीज की, तो वहां से शुरू होता है 0 डिग्री, और क्योंकि 30 डिग्री इसका एरिया है तो 0 to 30 डिग्री वाला इधर आएगा, 30 to 60 नेक्स्ट में हो जाएगा,
60 to 90 थर्ड का एरिया हो गया, 90 to 120 फोर्थ का, ऐसे ही 30 आगे प्लस कर लो, तो प्लस प्लस करते जाओगे तो टोटल आप यहाँ देखोगे 360 एरिया होता है। नॉर्मली जो है आपकी जो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात होगी वो हमेशा 30 डिग्री के अंदर ही कुंडली दी होगी, कि सूरज जो है 25 डिग्री का है, चंद्रमा जो है वो 15 डिग्री का है, इस तरह डिग्रियां लिखी होती है। तो आपको पता होना चाहिए हर घर के अंदर जो हर साइन है वो 30 डिग्री ही उसकी मैक्सिमम पावर होती है, 0 से लेकर 30 डिग्री का। ठीक है, और ये 360 मैंने आपको इसलिए समझाने के लिए किया है क्योंकि इसकी डायग्राम जो है हमने कुंडली का इस तरह बनाया है, बट एक्चुअल में होता कैसे है, इस तरह सर्कल बना हुआ है ना, क्योंकि हमने इसकी ज़ोडिएक बेल्ट को बांटा है 12 भागों में। तो ये जो डिवीजन है जो मैंने भी आपको पिक्चर दिखाई थी ज़ोडिएक बेल्ट की, इसका एरिया कितना है, ये 12 इक्वल भाग में है, और ये 30-30 डिग्री में, ये 30-30 डिग्री आगे जाते जाओ, एरीज से स्टार्ट होगा, फिर अगली 30 डिग्री से दूसरा स्टार्ट होगा, तो 30 डिग्री के 12 डिविजन है, 360 डिग्री को हमने 12 इक्वल पार्ट्स में बांटा है। तो ये कुंडली में भी इसी तरह से 30 डिग्री का 30 डिग्री का घर होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। we are done with the slides. What is it all? ये हम कर चुके हैं। साइंस की पिक्चर्स मैंने आपको बता दी हैं। ये पिक्चर्स कहाँ से आई है आपको पता होना चाहिए, किसी ने मैनुअली डिजाइन नहीं किया है, ये हमारे स्काई के अंदर इस तरह से, ये तो कुछ मेन आपको फिगर है ना, ये प्रॉपर कितने सारे स्टार्स हैं, जब एस्ट्रोनॉमर्स ने उनको बहुत बारीकी से स्टडी किया तो हमारी ये पिक्चर्स निकल के आती है। ओके, देखो कितना फंडामेंटल है हमारी एस्ट्रोलॉजी, कोई कहते हैं ना मिथ है, ये तो कुछ होता ही नहीं है। तो एवरीथिंग है साइंटिफिक बैकग्राउंड। अब आप देख रहे हो कि कुछ भी हम अपने हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में नहीं लिखा गया, स्काई के अंदर जब एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं तो वो सेम यही चीजें राशियों के यही सिंपल नजर आ रहे हैं। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड आवर स्पिरिचुअलिटी, इसके ग्राउंड्स बड़े फंडामेंटल हैं। ओके, सो अभी उसके बाद फिर हमने ये डिस्कस किया था कि संडे मंडे किस तरह से हमारे प्लैनेट्स के साथ जो है वो रिलेटेड है। तो कई बार आप इनके संस्कृत नेम जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं वो मिलेंगे आपको, वो भी पता होना चाहिए। संडे का रवि कहते हैं, मंडे को, दिस ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग बिकॉज आई एक्सपेक्ट सम फॉरेनर स्टूडेंट्स विल आल्सो बी देयर हु विल बी स्टडिंग और व्यूइंग दिस वीडियो, एंड फॉर देम संस्कृत इज नॉट सो easy. So it is for them to make them understand that I am giving this table ki if you find anywhere Ravi name, that means Sunday, the sun planet we are talking about. Ravi sun का संस्कृत नेम है, चंद्र मून का संस्कृत नेम है, कुजा मार्स का, मंगल का, आप इसे इंग्लिश में मार्स कहते हैं, वीकडे ट्यूसडे से रिलेटेड है और इसका संस्कृत का नाम कुजा है। और मर्करी इज रिलेटेड टू वेंसडे और संस्कृत नेम इज बुधा। लाइकवाइज जुपिटर इज फॉर थर्सडे एंड संस्कृत नेम इज गुरु। वीनस वी कॉल इट शुक्र इन द संस्कृत, हम इसे शुक्र कहते हैं और फ्राइडे से रिलेटेड है। सैटर्न इज रिलेटेड टू द प्लैनेट शनि एंड वी यूज शनि इन संस्कृत टर्म, दिस इज रिलेटेड टू सैटरडे। Rahu ka has the equal name, doesn't differ in any language. Rahu means Rahu and Ketu means Ketu in every language. Okay, so there are some other name also we call sometimes Ravi, Surya, Chandra, Kuja, Mangal, Buddha. Then Jupiter is Brahaspati also, Guru and Brahaspati both are his name. Shukra, other name also Shukra. Shani, sometimes we call it Mandi also. Whenever you read somewhere Mandi, it is related to Shani. It is Shani is also said to be Mandi. So then Rahu Ketu has I said same name in every language. Then there are some numbers which are related to, that is the numerology part that you should also be aware of. आपको थोड़ा सा अंक ज्योतिष भी देखिए कितना फंडामेंटली और कितना इंटरेस्टिंग है कि these also relate to the planet. नंबर 1 जो है वो फर्स्ट डे ऑफ संडे से रिलेटेड है हमारा। चंद्रमा नंबर 2 से रिलेटेड है। देन 3 इज रिलेटेड टू द प्लैनेट जुपिटर, बृहस्पति से तीसरा नंबर हमारा रिलेट करता है। और फोर्थ नंबर जो है वो राहु को न्यूमरोलॉजी में शो करता है।
5th is Mercury, then 6th is Venus, 7th is Ketu, 8th number is related to planet Saturn, Shani, and 9 is related to planet Mars. ये भी हमें पता होना चाहिए. 9 नंबर मार्स से मंगल से रिलेटेड है. But what is the interesting fact about this table is, जो एक बहुत ही रोचक चीज है कि there are 9 planets and in numerology also there are 9 numbers. So कहीं ना कहीं हमारे numbers भी जो हैं वो भी प्लैनेट से वो ही 9 ग्रहों के नंबर हैं. 9 ग्रह जो हैं उन और अंक ज्योतिष के 9 नंबर ये भी आपस में रिलेटेड है. तभी न्यूमरोलॉजी साइंस जो है वो भी इतना ग्रोथ में की है, क्योंकि उसका भी फिर इन्फ्लुएंस इन नंबर्स का एज इट इज है जैसा प्लैनेट्स का इन बाकी ग्रहों का है, क्योंकि ये ग्रह रिप्रेजेंट करता है इन नंबर्स को, ये नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं इन ग्रहों को, तो आपस में इनका रिलेशन है. तो फिर ये भी हमारे साइकोलॉजिकल और हमारी बॉडी से रिलेटेड वो इफेक्ट डालते हैं. Then there are some gemstones which are related to all these planets. वो इसलिए है क्योंकि gemstones मैं भी इसलिए इंट्रोड्यूस कर रही हूँ so that the color formation जो है, आपको कलर जो है इन planets का पता लग जाए. तो ये देखिए जेमस्टोन जो है सन के लिए, सूर्य के लिए रूबी का जेमस्टोन्स कहा जाता है. ये कब कहा जाता है पहनने के लिए? जब मान लो आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह अच्छा है, बैठा हुआ है, बट उसकी डिग्री कम है, वो डिग्री की पावर के हिसाब से कम है, तो उसकी पावर को बढ़ाने के लिए कभी भी नेगेटिव हो अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में, आगे हम पढ़ेंगे कौन से पॉजिटिव होते हैं कौन से नेगेटिव होते हैं, हर कुंडली के हिसाब से, हर लगन के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट और नेगेटिव प्लैनेट्स अलग होते हैं. हो सकता है कोई चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, मेरी कुंडली में अच्छा ना हो. ठीक है, तो सबकी पोजीशन जो है वो हम बाद में सारा स्टडी करेंगे, किस किस लगन की कुंडलियों के लिए कौन सा ग्रह बेनिफिक होता है और कौन सा मैलेफिक होता है, उसके क्या फंडामेंटल्स हैं. बट अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है तो उस और कम डिग्री का है जब, तो उसकी पावर को बढ़ाने के लिए ये रूबी जो कि लाल कलर का होता है, यहाँ देखिए, तो ये जो रूबी है ये रेड कलर है एंड इट इज रियली इंटरेस्टिंग दैट द कलर ऑफ दिस स्टोन इज आल्सो सेम एज द सन. जो प्लैनेट्स के जितने भी ग्रह हैं उनके जो कलर हैं उसी से मैच करते हुए इन्हीं जेमस्टोन्स के कलर हैं, तो उसका इफेक्ट बढ़ाने के लिए जो है ये जेमस्टोन्स पहनाए जाते हैं. ठीक है, फिर ऐसे ही सूर्य का रूबी है, चंद्रमा का मोती है. ओके, रिलेटेड टू कलर ऑफ व्हाइट. ट्यूसडे मंगल का रिलेटेड रेड कोरल है, मार्स का रंग के साथ ये कोरल को पहनाया जाता है. ओके, इसी तरह बुद्धा का रंग जो है मरकरी ग्रीन कलर का, उसका एमरल्ड जैसे हम कहते हैं पन्ना, वो इसका जेमस्टोन है. ऐसे जुपिटर है, वो येलो उसका कलर है, और बृहस्पति वीरवार को भी हम येलो से एसोसिएट करते हैं. ठीक है, तो वीनस का जो है वो ये डायमंड है, उसका कलर से मिलता जुलता. फिर आपका सैटर्न का कलर है नीलम. ओके, एंड असेंडिंग नोड जो मैंने आपको बताया वो राहु है, राहु का हेजोनाइट जिसको हम शायद गोमेद कहते हैं. ठीक है, और ये जो केतु है और उसके लिए लहसुनिया. ओके, दैट इज कैट्स आई, इसका हेजोनेट राहु का. और ये सब इनके ग्रहों के जो एक्चुअल कलर्स हैं उसी कलर्स को ये जेमस्टोन्स रिप्रेजेंट करते हैं. और जब ये कब डालने हैं, जब ये आपकी कुंडली में बुरे हैं तब नहीं, तब तो बुरे की पावर बढ़ जाएगी. हमें कब कोई चीज, हमारा फ्रेंड हमें हेल्प करता है हमेशा, एनिमी की पावर नहीं बढ़नी चाहिए, एनिमी से तो हम ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए. फ्रेंड हाँ हमारे हेल्पिंग पावर्स होते हैं, तो हमें फ्रेंड की, अपने जो फ्रेंडली प्लैनेट है हमारा, उसकी पावर बढ़ाने के लिए ही हमेशा जो भी पॉजिटिव है आपकी कुंडली में वो आपके फ्रेंड हैं ग्रह, और जो मेलेफिक हैं वो एनिमीज की तरह एक्शन करते हैं. ठीक है, प्लैनेट्स को हमेशा हम ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही स्टडी करते हैं. जिस तरह से फ्रेंड्स हमारे हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, उसी तरह अच्छे ग्रह हमारे फ्रेंड्स होते हैं. तो हमें पावर किसकी बढ़ानी है? एक तो अपनी लगन की, और दूसरी किसकी पावर है बढ़नी चाहिए? हमारे फ्रेंडली प्लैनेट्स अच्छी ताकत वाले होने चाहिए, तभी हमारे को वो सहायक, उनकी दशा जब आएगी
उनका पीरियड जब आएगा देन दे विल हेल्प अस। तो जब उनका पीरियड चल रहा हो और वो वीक हो गई कुंडली में, वो इतनी ताकत नहीं है उनमें, तो उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए जो है हम वो स्टोन उनसे रिलेटेड, सन अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो रूबी पहनाने के लिए सलाह देते हैं, मून को स्ट्रॉन्ग करना है तो मोती पहनाने की सलाह देते हैं, ट्यूसडे है तो रेड, मंगल को बढ़ाना है तो मूंगा, रेड कॉरल, एमराल्ड पन्ना मरकरी के लिए, येलो सफायर जुपिटर बृहस्पति के लिए, डायमंड वीनस के लिए, ब्लू सफायर शनि के लिए और हेजोनाइट जो है राहु के लिए और कैट्स आई जो है केतु के लिए रिकमेंड किया जाता है। ओके, सो उसके बाद ये हो गया आपके थोड़ा सा ग्रह का इंट्रोडक्शन, उनके से रिलेटेड नंबर्स एंड जेमस्टोन्स। और इसके बाद थोड़ा सा प्लैनेट का भी मैं बहुत बेसिक आपको लेके चल रही हूँ कि ये प्लैनेट्स को हम किस तरह देखते हैं। आपको मालूम है सन कितना, अभी साइंटिफिकली भी आपने देखा है कि इट इज सेंटर ऑफ एवरीथिंग, है ना। ये ग्रेविटी से जो पुल ऑफ ग्रेविटी कौन की अर्थ अपनी पोजीशन पे रहे, ये सन के पास है पुल ऑफ ग्रेविटी, इसके कारण हम धरती जो है अपनी एक्सिस पे घूम पाती है, वही है जहाँ है। तो सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिना लाइट के सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। ओके, तो जब तक हमारे पास लाइट नहीं है, यू कैन नॉट सी, देयर इज द डार्कनेस इन द नाइट, सारे काम रुक जाते हैं। तो सारे दिनचर्या के हमारे जितने भी काम हैं वो किससे होते हैं, सन से। सन इज अ लाइफ फोर्स, तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो ट्रीट सन एज अ किंग। ओके, सो सन को हम समझने के लिए क्या कहेंगे, किंग है ये। अभी आप इसको मैं बहुत बेसिक लेवल पे सिर्फ वन लाइन में इलस्ट्रेट कर रही हूँ, अदरवाइज इट नीड्स अ वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दैट आई विल बी गोइंग थ्रू। बट अभी आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैं, सन जो है वो मेन राजा की तरह है। सन को हम ग्रहों का राजा कहते हैं। ओके, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है सन। सेकंड है मून। मून इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, इट इज ट्रीटेड एज क्वीन। ये मैंने आपको चेस के जो चेस है आप उसके अंदर जिस तरह ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह ये हमारी लाइफ में भी इनका रोल है। तो किंग का रोल कौन प्ले करता है, सन। रानी मून को कहा गया है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट मून, क्योंकि हमारे साइकोलॉजी को गवर्न करता है, तो ये रानी कहा गया है इसको ग्रहों का। उसके बाद है जुपिटर। जुपिटर एक्ट्स लाइक, जुपिटर क्या है, हमारी विजडम है हमारे अंदर जो है। तो विजडम हमें क्या करती है, विजडम हमें कोई भी डिसीजन लेने के लिए हम किससे अपनी जितनी भी हमारी, देखिए एक नॉलेज होना एक अलग बात है, बट नॉलेज का सही यूज आप कर पाओ, दैट इज अ विजडम। ओके, सो नॉलेज पार्ट इज रिलेटेड टू मर्करी, बट उसको यूज, उसका एप्लीकेशन सही आप लाइफ में कर पाओ, वो जुपिटर है। ओके, सो वो जुपिटर जो है इसको हम मंत्री, बिशप, मंत्री की तरह हम हमारे जीवन में इसका रोल है, ये हमें सलाह देता है। उसके बाद है ये कौन है, घोड़ा जो आप अपना देखते हैं उसके अंदर चेस बोर्ड के अंदर, हॉर्स। हॉर्स क्या है, हमारी बुद्धि। बुद्धि जो हमारे सेंसेस हैं, जिससे हमें पता लगता है कुछ सही है या गलत है, कैसे चलना है हमें जिंदगी में, ये बुद्धि का घोड़ा हमें जरूर चाहिए, वही हमें हर जगह लेके जाता है। तो मरकरी, वी रिलेट मरकरी एंड वीनस, वीनस और मरकरी दोनों हम एक हॉर्स की तरह राइड, हम राइडर्स हैं ये लाइफ के, ये इतने स्ट्रांग होने चाहिए। वीनस क्या है, यू आर प्रेजेंटेबल, यू आर क्रिएटिव ड्यू टू वीनस। ओके, सो बुद्धि तो है बट आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते अगर आप उसे क्रिएट दूसरे के सामने, द एक्सप्रेशन उसका जो अच्छा नहीं है, जो दूसरे को सुनने के लिए बाध्य कर दे, तो भी आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो मर्करी एंड वीनस आर लाइक हॉर्स राइडर्स ऑफ आवर लाइफ, एंड मार्स एंड सैटर्न, दिस एलिफेंट, आई थिंक दिस इज एन एलिफेंट। एलिफेंट दिस अ पार्ट ऑफ आर्मी। तो ये क्या, ये मार्स और जो हमारे सैटर्न है, ओके, वो उसको आप समझ सकते हो, एलिफेंट हमारी आर्मी फोर्स से रिलेटेड ही है। We are running out of time, only 10 minutes are left, so I'll be quickly wrapping up. Okay, तो अभी आपको मैं सिर्फ एक बेसिक पॉइंट समझने के लिए बता रही हूँ कि 9 ग्रहों में से क्या क्या रोल है। सूर्य जो होगा बहुत इंपॉर्टेंस का होगा, मून सेकेंड इंपॉर्टेंस है,
मैं सेकंड नहीं कहूँगी, राजा और रानी का इक्वल ही इम्पोर्टेंस है। रानी तो राजा की भी सपोर्ट शक्ति एक तरह से होती है। तो वी रियली नीड सन एंड मून टू बी वेरी स्ट्रांग इन अवर बर्थ चार्ट। हर की तो कुंडली में हो नहीं सकता है, ठीक है? बट हाँ, सन जिसकी कुंडली में स्ट्रांग है, तो आप सोच सकते हैं कि एक बहुत ही लाइफ को आप पहला आधी तो ज़िंदगी की मुश्किलें तभी हल हो जाएँगी। मून, सन एंड मून, मून साइकोलॉजी है, ठीक है? तो वो भी बहुत जब तक आपका पॉजिटिव माइंड नहीं होगा, तो आप चीज़ों को लाइफ के अंदर किसी की बात सुन भी नहीं सकते हो और क्योंकि जब लिसनिंग और रिसेप्टिव पावर ही आपकी नहीं होगी, तो फिर बात बनेगी नहीं। क्योंकि अकेले तो हमें जीवन जीना नहीं है, हम वी आर अ सोशल एनिमल। सो मून स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अपना मन पक्का होना, हिम्मत होना, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है जुपिटर, आपने जितनी पढ़ाई करी है उसकी एप्लीकेशन करना आना चाहिए आपको। तो जुपिटर, अगर आप किसी को कोई बात समझा ही नहीं सकते हो, एक्सप्रेशन नहीं दे सकते इंटेलेक्चुअली, तो उसका भी कोई यूज़ नहीं है। देन मर्करी एंड वीनस, ये आपकी बुद्धि है, ओके? जो हम ऑटिज़्म वाले जो बच्चे होते हैं, हम कहते हैं कि वो क्यों नहीं कर पाते, तो उनका मरकरी का ही कहीं न कहीं प्रॉब्लम होता है और एफ्लिक्शंस भी होते हैं, बट मरकरी इज़ अ वेरी जो हमारी बुद्धि ही जब हमारे उस एज के अकॉर्डिंग उस पैरामीटर्स पे काम नहीं करती है, तो भी हम जो है कंपैटिबल नहीं हो पाते हैं। वीनस इज़ अगेन आई सेड एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी एंड द ब्यूटी ओके व्हिच अ पर्सन हैज़, तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। देन मार्स एंड सैटर्न आर लाइक आर्मी फोर्स आपकी, क्योंकि सैटर्न इज प्रैक्टिकलिटी, व्हाट यू पुट इन प्रैक्टिस, ओके? एंड मार्स इज द करेज दैट यू हैव, ओके? किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ बुद्धि और विजडम नहीं, जब तक आप में करेज नहीं है कि हाँ मैं कर लूंगा इस काम को, हिम्मत की भी, करेज का भी उतना ही रोल है, तो वो मार्स प्ले करता है। ओके, देन दीज सोल्जर्स आर व्हाट? राहु, लाइक राहु एंड केतु। तो दीज शुड बी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग राहु एंड केतु हो जाएगा। सोल्जर्स क्या है? सोल्जर्स जो है हमारी हमारी जो इच्छाएं हैं, ये जो डिजायर्स हैं एक्चुअली में, राहु एंड केतु। तो ये जो है हमें आर्मी की तरह इन सही इच्छा पैदा करके, इच्छा तो होनी चाहिए ना जिंदगी में कुछ अचीव करने के लिए, तो वहां तक वो हमारा सोल्जर बने तो ठीक है, बट सोल्जर शुड नॉट ओवर रूल सन एंड मून, ठीक है ना? इसको उतना ही तक हमें जीवन में रहने देना चाहिए कि ये हमारा एक सोल्जर बन के हमारे साथ चल पड़े। पर अगर राहु केतु बहुत ही डिजायरस इंसान को बना देंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर डेविल क्वालिटीज होती हैं, तो जो इंसान होता है वो इनोवेशन, अगर उसमें है राहु उसको इनोवेशन दे रहा है, और अगर बहुत ही ज्यादा उसको इस चीज से भर देगा, तो वो प्राउडी, जिद्दी, स्टबन इतना हो जाएगा इंसान कि फिर वो दूसरे को कुछ समझेगा ही नहीं। और राहु जो है आगे-आगे जब हम इनकी क्वालिटीज़ करेंगे तब आपको पता लगेगा कि जो बहुत ही ज़्यादा राहु जिसका ओवरकम कर जाता है, तो सारी जो बुरी आदतें हैं हमारे अंदर, जैसे ड्रग्स से रिलेटेड या नशे वगैरह से, तो हम लोग उन चीज़ों के पीछे, क्योंकि बहुत डिज़ायरस इंसान को बना देता है, भोगी टाइप, ओके? इच्छाएँ भी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो ये जो है इच्छाएँ कितनी होनी चाहिए, इनका क्वांटिटी इनकी हाइट्स के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो, उतनी होनी चाहिए, है ना? जितनी हमें लाइफ को कुछ अचीव करने के लिए के हिसाब से हो। ये ना हो कि ये बड़ी हो जाएँ इतनी कि बाकी सब कुछ सिर्फ़ इच्छा ही इच्छा रह जाए, ना कर्म हो, ना समझ हो, ना बुद्धि हो, बस हम अपने भोग विलासों में ही जुटे रहें। ओके? केतु इज़ अ मोक्ष कारक प्लैनेट आल्सो, बट हमारा केतु भी उतना ही होना चाहिए कि हमें धर्म का ज्ञान हो, बट गृहस्थ जीवन के लिए अगर केतु बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो वो गृहस्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। लोग सन्यास की तरफ चले जाते हैं। तो एक या तो आप फिर शुरू से सन्यासी हो, पर एक मैरिड लाइफ के बाद आने के बाद जो लोग एसेटिज्म में चले जाते हैं, तो फिर वो परिवार के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। ओके, सो या फिर ये अगर शादी वही गृहस्थ जीवन के लिए मैंने आपको बताया कि ये ठीक नहीं रहता है। तो अब आगे वैसे हम इसको बहुत डिटेल में करने वाले हैं कि सन क्या होता है, मून का क्या रोल है। ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है अभी 9 प्लैनेट्स को, बेसिक टर्म पे अगर आप समझें किस तरह होते हैं। उसके अलावा मैं अगले सेशन में आपको थोड़ा-सा जो 12 साइन्स की जो आकृतियाँ हैं, उसके हिसाब से हम थोड़े-थोड़े ट्रेड्स, एक बेसिक बॉडी होती है अगर एरीज़ की, अगर आप एरीज़ सन साइन के हैं, ठीक है ना? क्योंकि मून के तो नक्षत्र होते हैं। अगर आपका सन साइन है,
एरीज है तो क्या है कि एक बिल्ड अप बॉडी, जैसे ये रैम है, इसका भी तो कोई रोल होगा ना, इसकी फिगर अगर यहाँ पर बनी है तो इसका भी हमारी साइकोलॉजी पे कोई रोल होगा। तो जैसे ये एरीज मेष मेष रैम को रिप्रेजेंट करता है। तो एरीज वाले जो लोग होते हैं उनकी थोड़ी सी क्वालिटीज, ये नहीं कह सकते कि अब ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड एनिमल। एनिमल तो नहीं है हम, सिर्फ हमारी जो बौद्धिक क्षमता है वो इनसे ज्यादा है, बट इनकी कुछ ट्रेट्स उन एरीज बॉर्न में आते हैं। जैसे कि भीड़ जो होता है, अगर आप देखो सबसे पहले एरीज सबसे फर्स्ट साइन है, तो एरीज पीपल आर वेरी गुड स्टार्टर्स। कि किसी भी चीज को बिगिनिंग करनी है, शुरुआत करनी है, तो दे आर वेरी करेजियस। और हमने एरीज का लॉर्ड किया था मार्स होता है। ओके, अब एरीज का लॉर्ड मार्स है, मंगल है, तो मंगल जो है वो आर्मी मैन से मैंने आपको बताया है कि आर्मी सोल्जर की तरह बंदा करेजियस होता है। तो ऐसे बंदे करेजियस होते हैं, ठीक है, बड़े एक्टिव होते हैं, बड़े पैशनेट होते हैं, बिगनर्स होते हैं। ओके, एंड दे आर वेरी फोकस्ड अपनी लाइफ के अंदर कि मुझे क्या करना है। शुरू से ही बड़े उनका गोल जो है ऑब्जेक्टिव रखने वाले होते हैं कि क्या हमें करना है। आप ये नहीं कह सकते कि हर एरियाज के पर्सन के अंदर ये क्वालिटी होगी, क्योंकि इसका जो लॉर्ड मार्स है, मंगल है, वो आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, कोई अच्छे घर में बैठा है, और अगर यही 6 8 12 बुरे घरों में चला जाए तो वो एरीज वाली क्वालिटीज जो होती हैं वो थोड़ी वीक हो जाती हैं। ओके, तो मार्स अगर एरीज का बड़ा स्ट्रांग होगा तो आपकी हेल्दी बॉडी होगी, बट अगर यही बीमारी वाले घर में चला गया, 6 8 12 में चला गया, तो आपकी फिजिक जो है, अगर वो लगन का एरीज बॉर्न है, तो इसका मतलब आपका बॉडी एरीज रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अब गलत घर में चला गया प्लैनेट तो वो वीक हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर एरीज साइन की आपको क्वालिटी, आप ये नहीं कह सकते कि ये होते हैं, बट एक जनरल बिल्डअप, हाँ, एक माइंड में आपको पता होना चाहिए एरीज वाले लोग हैं, मार्स वाले लोग हैं, करेजियस होते हैं नॉर्मली। और अगर नहीं है तो इसका मतलब आपके मंगल की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में ठीक नहीं है। अदरवाइज जो एरीज वाले बंदे मिलेंगे आपको, फोकस्ड मिलेंगे, बिगिनर्स मिलेंगे, करेजियस मिलेंगे, पैशनेट मिलेंगे। वो जीवन के अंदर उनका लक्ष्य है और साथ में ताकत और हिम्मत भी है उस चीज को पाने के लिए। घबराते नहीं है ज्यादा लोग ये, ठीक है। टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड होता है क्योंकि मार्स है, मार्स, ठीक है। तो अभी आप ये मत सोचिए कि इनकी एक्सप्लेनेशन इतनी ही है। एक्सप्लेन मैं और भी आगे एक्सप्लेन करूंगी, बट आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू। मैं भी ये कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने रख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा हम स्टेप वाइज। आप सोचो फर्स्ट स्टेप पे हो भी, अगर आपको एरीज है तो एरीज से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं उस हिसाब से। तो अभी आज के लिए इतना ही है, कल हम करेंगे बाकी साइंस वगैरह का भी, मैं आपको बताऊंगी टॉरस का। जैसे टॉरस में बुल का फिगर बन रहा था, तो बुल आपको कैसे लगता है? बुल स्टबर्न होते हैं, यू नो, बट बुल्स आर आल्सो साइन ऑफ फर्टिलिटी। ओके, जितना भी फर्टिलिटी या स्पर्म क्रिएशन के लिए जाने जाते हैं, तो ये फर्टिलिटी जो हमारी अर्थ के ऊपर या जो ह्यूमंस के अंदर है, दैट कम्स विद टॉरस, बिकॉज टॉरस का आपने लोड भी किया था वीनस। वीनस क्या है? तो वीनस जो है ये शादी वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रांग होना चाहिए। वीनस रिप्रेजेंट्स योर स्पाउस, ठीक है। तो फर्टिलिटी अच्छी होती है ऐसे लोगों के अंदर, प्रोगनी की प्रॉब्लम नहीं आती है, बिकॉज। और एक तरह से स्पिरिचुअलिटी के लिए अगर आप देखें, हम नंदी बैल को पूजते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी टॉर्स वाले जो लोग हैं उनका इंक्लिनेशन होता है। बट मैं ये कहूंगी कि ये बिल्कुल ही आपको स्टार्टर या एक बिल्डअप की तरह याद करना है। हर टॉरस वाला बंदा उस हिसाब से, अगर उसकी मान लो, ये नहीं है कि टॉरस बंदा है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, उसके अंदर प्रोग्नी वीक नहीं हो सकती। वही डिपेंड है कि उसका जो लॉर्ड ऑफ प्लेनेट वीनस है, अगर तो वो कहाँ प्लेस्ड है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी है। तो टॉरस अगर है आपके सनसाइन, तो ये चीजें, खाने पीने के शौकीन होते हैं, वीनस है ना, वीनस रिप्रेजेंट्स ब्यूटी, एंटरटेनमेंट, लग्जरी। ओके, सो ये सब चीजें, क्रिएटिविटी, दे आर वेरी क्रिएटिव। ओके, क्रिएटिविटी, फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जो ये टॉरस साइन वाले लोग होते हैं। इट्स अ जनरल बिल्डअप। सो अब तो बिल्कुल 1 मिनट रह गया है, तो मैं कल ही आगे मूव कर पाऊंगी इसको फॉलो अप। सो ये सेशन, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, आप चैट बॉक्स में लिखिए। इसके बाद मैं जो है इससे आगे अगले के सेशन के अंदर कंप्लीट करूंगी, ठीक है। टिल देन, जो भी, अगर आप अपने यही जो कोर्स है इसके बारे में आप अपने